हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज हम लोग लेक्चर लेने वाले हैं इसका। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपको 9 चैप्टर मिलेगा मनी मार्केट। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यूनिट मिलेगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके लिए जो है आपको आरबीआई पढ़ के जाना है। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग ये देखने वाले हैं कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है और आरबीआई की हिस्ट्री क्या है। ओके, तो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक, क्योंकि जो हमारा आरबीआई है वही सेंट्रल बैंक है। तो पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। उसके बाद में जो हम लोग आरबीआई को क्या करेंगे, उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि सेंट्रल बैंक के बारे में क्या लिखा हुआ है। Every country in the world has a central bank which is at the apex body of the banking system. It is entrusted with the responsibility of regulating the money supply and controlling the credit and managing the entire banking system of the country. बेसिकली यहां पे क्या बताएगा गाइस कि हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है। यानी कि जैसे कि अभी हमारा इंडिया है, इंडिया में अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स में हम लोग ये देख सकते हैं कि सारी स्टेट्स गवर्नमेंट है, लेकिन सब स्टेट्स गवर्नमेंट का हेड कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, बीजेपी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सारी स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या है? हेड है। ओके, उसी तरह बैंक में भी क्या होता है गाइस, जितने भी सारी बैंक्स है उन सबकी एक सेंट्रल बैंक होती है, एक हेड होती है। ओके, वो क्या करती है? सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है उस बैंक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ओके, और यहां पे बताया गया कि एवरी कंट्री में क्या होती है? एक सेंट्रल बैंक होती है। ओके, तो जो हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है, जो सारी छोटी छोटी बैंक को कंट्रोल करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। ओके, तो यहां पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई सेंट्रल बैंक की कि the responsibility of regulating the money supply and controlling the credit and managing the entire banking system of the country। कि यहां पे ये बताया गया कि सेंट्रल बैंक जो होता है उसका वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। सबसे पहले ये बताया गया कि मनी सप्लाई यानी कि नोट की जो प्रिंटिंग होती है, नोट जो कंट्री में चलती है, उसकी सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। और जो भी क्रेडिट चलता है यानी कि जो भी उधार लेन देन चलता है वो भी इस पे कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है। और सारे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? हमारी सेंट्रल बैंक करती है। ओके, तो ये तो हो गया बेसिकली कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। सेंट्रल बैंक क्या होती है? एक हेड होती है, सारे बैंक्स की क्या होती है? टॉप बॉडी होती है, एपेक्स बॉडी होती है। ओके, अभी यहां पे गाइस एक डेफिनेशन दिया है सेंट्रल बैंक का, प्रोफेसर डब्ल्यू शॉ ने। डब्ल्यू ए शॉ, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट। यहां पे डेफिनेशन क्या दिया गया कि सेंट्रल बैंक एक ऐसी बैंक होती है जो क्या करती है? क्रेडिट को कंट्रोल करती है। क्रेडिट यहां पे बेसिकली मतलब क्या है? एक बैंक क्या करता है कि कस्टमर्स को लोन देता है। ओके, तो ये लोन कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। तो ये क्रेडिट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की होती है। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल बताया सेंट्रल बैंक का बाकी कंट्रीज का, कि एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रल बैंक इन अदर कंट्रीज। क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? यूएसए फेडरल रिजर्व सिस्टम, चाइना की सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, यूके की सेंट्रल बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, और हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए सेंट्रल बैंक की बाकी कंट्रीज की कि वहां पे सेंट्रल बैंक को क्या क्या बोला जाता है। ओके, तो सेंट्रल बैंक का यूएसए की सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो उसी तरह हमारी इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं? आरबीआई को गाइस डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली में है क्या। ओके, द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड एंड कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस on 1st April 1935. RBI is India's central bank, also known as the Bankers Bank, responsible for the issue and supply of Indian currency and regulation of the Indian banking system. क्या बताया गया गाइस कि जो आरबीआई है वो स्टैब्लिश यानी कि कब बना? आरबीआई स्टार्ट कब हुआ? आरबीआई बना 1935 1 अप्रैल को। गाइस हमको ये डेट याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टार्ट हुआ और उसने अपना फंक्शन यानी कि उसने अपना जो है काम करना शुरू कर दिया, उसने अपना ऑपरेशन शुरू किया। ओके,
और आरबीआई जो है वो इंडिया की क्या है, सेंट्रल बैंक है। ओके, और उसको क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। गाइस ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि बैंकर्स बैंक कौन सी बैंक है, तो हमको पता होना चाहिए कि बैंकर्स बैंक किसको कहते हैं, आरबीआई को कहते हैं। ओके, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। वही जो सेंट्रल बैंक के ऊपर हम लोग ने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक ही आरबीआई है, तो जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस होंगे वही आरबीआई के, क्योंकि आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो यहां पे क्या बताया गया कि इंडियन करेंसी इशू करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। यानी कि नोट कौन छापता है, आरबीआई छापता है और उसको इशू करता है। और आरबीआई क्या करता है, पूरे बैंकिंग के सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे क्या लिखा हुआ है गाइस, आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई कैसे है, एक एपेक्स बॉडी है, यानी कि एपेक्स बॉडी का मतलब क्या होता है गाइस, कि टॉप बॉडी है, सबसे टॉप पे बॉडी है। ओके, यानी कि बैंकों की सबसे टॉप बॉडी कौन सी है, आरबीआई है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स बॉडी एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसको मैंने गाइस हाईलाइट किया है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ये क्या होता है, लेकिन आपको अभी बस इतना याद रखना है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन सा है, आरबीआई है। ओके, आरबीआई यूजेस द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर कंट्रोलिंग द क्रेडिट। ओके, तो ये जो मार्केट में जो क्रेडिट चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक पॉलिसी यूज करता है, उस पॉलिसी को बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो यानी कि आरबीआई ने कुछ पॉलिसी बना के रखी हुई है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कि कितना लोन देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। ओके, तो उस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, ये याद रखना है गाइस, इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस क्या है आरबीआई के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस का मतलब क्या होता है गाइस, कि आरबीआई क्या क्या काम करता है, व्हाट आर दी वर्क्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कौन कौन से वर्क्स होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं जो आरबीआई क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं गाइस कि सबसे पहला जो फंक्शन है आरबीआई का वो है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। यानी कि आरबीआई क्या करता है, नोट्स को क्या करता है, इश्यू करता है। तो आरबीआई क्या करता है, नोट को प्रिंट करता है और पब्लिक में क्या करता है, सप्लाई करता है। तो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, आरबीआई हैज द सोल राइट टू इश्यू करेंसी नोट्स ऑफ ऑल द डिनोमिनेशंस except 1 rupee notes and coins. It is issued by the Ministry of Finance and distributed by the RBI. यहां पे गाइस बताया गया कि जो इंडियन करेंसी होती है, जितनी भी नोट्स होती है, वो सारी नोट प्रिंट कौन करता है और सप्लाई कौन करता है, आरबीआई करता है। लेकिन एक्सेप्ट बताया गया, वहां पे एक्सेप्शन बताया गया कि जो 1 रुपी की नोट होती है और जो कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई इश्यू नहीं करता। जी हाँ, आरबीआई क्या इश्यू नहीं करता, 1 रुपी की नोट और कॉइन्स आरबीआई नहीं बनाता है। इसके बदले में कौन बनाता है, इट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द आरबीआई। यानी कि जो कॉइन्स होते हैं और जो 1 रुपी की नोट है उसको कौन बनाता है गाइस, उसको छापता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आरबीआई के जरिए। ओके, लेकिन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सप्लाई आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई उसको बनाता नहीं है। जितने भी नोट्स होते हैं उसको आरबीआई बनाता है, लेकिन जो कॉइन्स होते हैं और 1 रुपी की नोट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। ये हमको क्या करना है गाइस, याद रखना है, क्वेश्चन हमको एग्जाम में आ सकता है। ओके, सेकंड जो फंक्शन है गाइस आरबीआई का वो है क्रेडिट कंट्रोल। अभी मैंने बताया कि क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जितनी भी सारी बैंक्स है वो क्या करती है, लोन देती है लोगों को। तो कितना लोन देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। तो ये क्रेडिट कंट्रोल की भी जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की है। The central bank RBI is responsible for controlling the volume and direction of the credit in the economy. For this purpose, RBI uses monetary policy and its various quantitative and qualitative measures. ओके, यहां पे क्या बताया गया गाइस कि जो क्रेडिट के जो डायरेक्शन है, उसका जो वॉल्यूम है, यानी कि कितना क्रेडिट देना चाहिए, वो किसकी जिम्मेदारी है, इसको कंट्रोल करने की आरबीआई की जिम्मेदारी है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ पॉलिसी यूज करता है, उसके पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में भी 2 मेजर्स हैं, एक है क्वालिटेटिव मेजर्स एंड एक है क्वांटिटेटिव मेजर्स। ओके, तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर की बहुत सारी लिस्ट है, आप देख सकते हो। उसको हम लोग डिस्कस में गाइस आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। खाली अब इतना याद रखो कि आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी है और उस मॉनेटरी पॉलिसी में 2 मेजर्स है, एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की बहुत सारी लिस्ट है गाइस। ओके, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो फंक्शन है आरबीआई का, वो है क्लियरिंग हाउस एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जी हाँ, अभी ये तीसरा फंक्शन क्या है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से सुनना इसको, कि आरबीआई का एक और फंक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग हाउस
एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या है एंड लेंडर ऑफ द रिजॉर्ट क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इन एवरी कंट्री देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक्स, therefore every time it is not possible for them to meet personally and to debit and credit their accounts, thus this difficulties is solved by the RBI। इसका मतलब क्या होगा, इस क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे समझो बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स है हमारी कंट्री में, बहुत सारी कमर्शियल बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो कोई भी कस्टमर क्या करता है, कभी किसी को पेमेंट मिला, ओके, तो वो क्या करता है, चेक किसी और बैंक में डाल देता है, ओके, तो अब वो बैंक को क्या करना पड़ता है, उसके अकाउंट को क्लियर करके देना पड़ता है। अगर वो बैंक के पास पैसा नहीं हुआ तो वो उसके अकाउंट में पैसा कैसा डालेगा, ओके, तो अगर पैसा नहीं है उस बैंक के पास तो ऐसी सिचुएशन में ये डिफिकल्टी को कौन सॉल्व करता है, आरबीआई सॉल्व करता है, यानी कि उस बैंक की मदद करता है आरबीआई। और आरबीआई क्या करता है, उस कमर्शियल बैंक को क्या करता है, पैसा क्रेडिट करके देता है, ओके। तो यहां पे वही बताया गया कि हर टाइम कमर्शियल बैंक के लिए पॉसिबल नहीं होता कि उनके पास पैसे पड़े हो कस्टमर को देने के लिए, तो ये क्लियर कौन करके देता है गाइस, आरबीआई करके देता है। तो इसके लिए इसको बोला जाता है क्लियरिंग हाउस, ओके। अब ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या है, thus this difficulty is solved by the RBI at the times of financial difficulty. Finally all the banks go to the RBI for financial assistance, thus RBI is also called the lender of the last resort। यहां पे गाइस एक वर्ड दिया है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उसका बेसिकली मतलब यही है कि एंड में फाइनली सारे बैंक को किसके पास जाना पड़ता है, आरबीआई के पास जाना पड़ता है मदद लेने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए। यानी कि अगर उनके पास पैसे की कमी पड़ गई सारी बैंक्स के पास में, तो वो लोग क्या करते हैं, फाइनली आखिरी में किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं कि आरबीआई हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, ओके। तो लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है, आरबीआई है, क्योंकि ये हमारा अल्टीमेट सोर्स जो है वो आरबीआई है सारी बैंक्स के लिए, क्योंकि फाइनली लास्ट में जो है आरबीआई हमारी मदद करता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ओके गाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको याद रखते हैं हमको। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कस्टोडियन ऑफ कैश एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। अब इसका मतलब क्या है, कस्टोडियन ऑफ कैश एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व। चलो हम इसको पढ़ते हैं। Every commercial banks has to deposit certain percentage of their cash balance and gold with the RBI in the form of CRR and SLR, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. The RBI have a power to increase and decrease of CRR and SLR. Okay, the RBI also maintain foreign currencies like pounds, dollars, etc. in order to meet the foreign transactions. Guys, यहाँ पे क्या बताया गया कि custodian of the cash and foreign currency reserves, यानी कि क्या बताया गया कि जितने भी कमर्शियल्स बैंक है, जितने भी छोटी छोटी बैंक है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, कंपलसरी कुछ पैसा क्या करना पड़ता है, साइड में निकालना पड़ता है और आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। यानी कि दो तरीके से क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास सारे बैंक्स को क्या करना पड़ता है, पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जो हम लोग पैसा कैश में डिपॉजिट करते हैं उसको बोला जाता है सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। गोल्ड के फॉर्म में जो हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। तो यहां पे गाइस क्या बताया गया कि आरबीआई ने ये रूल बना के रखा हुआ है कि जितने भी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, उसको क्या करना है, अपने डिपॉजिट्स में से क्या करना है, कुछ हिस्सा कैश में आरबीआई के पास जमा करना है और कुछ हिस्सा लिक्विड एसेट्स में, यानी कि गोल्ड वगैरह के फॉर्म में क्या करना है, आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना है, ओके। तो इसलिए क्या बोला जाता है, कस्टोडियन ऑफ द कैश, यानी कि आरबीआई के पास क्या है, सबकी कस्टडी है कैश की, ओके, इसलिए बोला गया है कस्टोडियन ऑफ द कैश। अब ये जो फॉरेन करेंसीज क्या है कि आरबीआई को क्या करना पड़ता है, बाहर की कंट्री के भी करेंसीज को क्या करना पड़ता है, अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हमको क्या करना है, कुछ अगर बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आरबीआई के पास ही पेमेंट के लिए पैसा नहीं होगा वहां की करेंसी का, तो हम लोग पेमेंट कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी क्या करती है, इंपोर्ट करती है, तो उसका जो पेमेंट करता है आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उसके लिए आरबीआई को क्या चाहिए, फॉरेन करेंसीज चाहिए। तो ये फॉरेन करेंसीज भी आरबीआई क्या करता है, अपने पास रिजर्व करके रखता है, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया डॉलर्स, पाउंड्स का, ओके। एक और गाइस यहाँ पे नीचे एक इंपॉर्टेंट मैंने नोट डाला हुआ है कि प्रेजेंट रेट ऑफ सीआरआर इज 3% एंड एसआरआर इज 18%। अगर आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट प्रेजेंट जो है वो सीआरआर का रेट कितना चल रहा है, एसएलआर का रेट कितना चल रहा है। तो हमको याद रखना है कि जो सीआरआर का रेट चल रहा है वो 3% चल रहा है और जो एसएलआर का रेट चल रहा है वो 18% चल रहा है, ओके गाइस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे का फंक्शन क्या है। बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, यहां पे बताया गया कि आरबीआई का एक फंक्शन क्या है कि वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है,
ओके जैसे पब्लिक, हम जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए बैंक कौन कौन सी है, जैसे कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब पब्लिक की बैंक है। लेकिन गवर्नमेंट की बैंक कौन सी है, तो वो है आरबीआई। ओके गाइस, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। गाइस मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको याद रखना है कि हमको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि आरबीआई क्या एजेंट है, क्या एडवाइजर है। तो जी हां, आरबीआई एजेंट भी है और एडवाइजर भी है, किसका, गवर्नमेंट का। ओके, आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर्स एजेंट्स एडवाइजर टू द गवर्नमेंट एंड ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन देयर बिहाफ। यानी कि आरबीआई क्या करता है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या करता है, ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करना है, ओके, या किसी के पास से पेमेंट आना है, तो कहां पे आता है, डायरेक्ट वो आरबीआई के अकाउंट में आता है। ओके, तो यहां पे बताया गया कि आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट को भी हैंडल करता है। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रमोशन एंड पब्लिकेशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। ओके, तो यहां पे जो है क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आरबीआई प्रमोशन करता है, क्या डेवलपमेंट के फंक्शन क्या डेवलपमेंट करता है, तो आंसर आना चाहिए जी हां, आरबीआई का फंक्शन है प्रमोशन, डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन। ओके, हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। द आरबीआई प्रमोट्स बैंकिंग हैबिट्स एंड इंटरेस्ट अमंग द पीपल्स through advertisement. The RBI conduct research and survey on various aspects of the economy and publishes RBI bulletin, RBI journals reports. The RBI also established various financial institutions for the development, like Industrial Development Bank of India, Exports Import Bank of India, NABARD, National Housing Bank, Small Industries Development Bank of India. यहाँ पे गाइस क्या बताया गया, तीन फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया कि सबसे पहले बताया गया कि आरबीआई क्या करता है, प्रमोशन करता है, कि बैंकिंग हैबिट्स, लोगों को क्या करता है, जागरूक करता है कि बैंक में क्या करो, इंटरेस्ट लो और अपने पैसे क्या करो, डिपॉजिट्स करो। ओके, तो पहला तो ये प्रमोशन का काम हो गया। नेक्स्ट क्या बताया गया कि आरबीआई क्या करता है, सर्वे कंडक्ट करता है, रिसर्च करता है सारे इकोनॉमी के बारे में और क्या करता है, वो उसकी रिपोर्ट पब्लिश करता है मार्केट में। थर्ड क्या बताया गया कि आरबीआई जो है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है और डेवलपमेंट के लिए आरबीआई ने जो है बहुत सारी इंस्टीट्यूशन बना के रखी हुई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि यहां पे बताया गया कि आरबीआई ने कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन बनाई है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड 1982, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी एंड सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गाइज मैंने यहाँ पे जो उसके ईयर लिखे हुए 1964, 1981, 1982, ये सारे जो बैंक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके क्या है गाइज, उसके एस्टैब्लिशमेंट डेट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमको आता है कि अरेंज करो सीक्वेंस में कि कौन सा बैंक पहले स्टैब्लिश हुआ, कौन सा बाद में हुआ। तो गाइज इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है कि आईडीबीआई का स्टैब्लिशमेंट डेट है 1964, एक्सिम का है 1981, नाबार्ड का है 1982, एनएचबी का है 1988 एंड सिडबी का है 1990। और यही सीक्वेंस में हमको गाइज याद रखना है, हमको मैच द कॉलम में भी ये पूछ सकता है। ओके गाइज, और जो हमारा आखिरी फंक्शन है वो सेंट्रल बैंक का, वो ये है कि सेंट्रल बैंक फंक्शन एज पर द आरबीआई एक्ट 1934, कि सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन बताए गए हैं आरबीआई के एक्ट में 1934 में। क्या बताया गया वो फंक्शन, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 द सेंट्रल बैंक फंक्शंस आर एज फॉलोज, बैंकिंग फंक्शंस, सुपरवाइजरी फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस। ओके, तो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से सेंट्रल बैंक के जो है वो तीन फंक्शंस है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है बैंकिंग फंक्शंस, एक है सुपरवाइजरी फंक्शंस, एक थर्ड है प्रमोशनल फंक्शंस। ओके, जबकि आरबीआई जो है वो एडवाइस का भी काम करता है, एजेंट का भी काम करता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। बट यहां पे बताया गया एज पर द आरबीआई एक्ट। तो अगर आरबीआई एक्ट हमको क्वेश्चन में पूछा तो उसके तीन ही फंक्शन है, वो क्या क्या है, बैंकिंग फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन एंड प्रमोशनल फंक्शन। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग देखेंगे कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, ओके, और डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आरबीआई के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके गाइस, अगर आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या महाराष्ट्र सेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने हाईलाइट किया था गाइस, उसको अपने को क्या करना है, मेमोराइज करना है, उसको याद रखना है गाइस अच्छे से। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपको क्या करना है, फंक्शन को क्या करना है, एज इट इज जैसे मैंने बताया उसको क्या करना है, आपको रीड करना है, उसको समझ के गाइस क्या करना है, उसको याद करना है। ओके, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है उसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।